हेलो फ्यूचर नर्सेस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो इंडिया के नर्सिंग फील्ड का नंबर 1 चैनल आलोक एकेडमी पर आप सबका दिल से स्वागत है। आप लोग जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो पिछले लेक्चर में एनाटॉमी का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे थे, जिसमें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में देखे थे, एनाटॉमी के हिस्ट्री वगैरह के बारे में देखे थे, जो कि वीडियो लंबा हो रहा था जिसके वजह से कल का लेक्चर मुझे रोकना पड़ा था। तो आज के इस लेक्चर में उसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड एनाटॉमिकल टर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का पार्ट 2 ये लेक्चर है। अगर आपने वो पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि आप पिछला लेक्चर देख करके ही आएँ, क्योंकि आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ से आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेस बनेगा। यह आपके साथ पूरे नर्सिंग कैरियर में आपके साथ रहेगा और आपको बहुत ही आपके नॉर्सेट में भी हेल्प करने वाला है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो इसको देखने से पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाए और पार्ट 1 जरूर देख करके आए। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किया है, एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल यह वीडियो आप सही जगह आप पहुँचे हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो आप सीक्वेंस वाइज इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको जेन्युइनली हेल्प मिलेगा। तो पहला लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर्स में। तो इसमें हम लोग एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा मेजर सरफेस एंड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लैंडमार्क इन ईच बॉडी रीजन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैविटी ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का यह लेक्चर आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेस बनाएगा, आपको समझने में हेल्प करेगा और आपको पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जहाँ भी आप पढ़िएगा कैसे, क्योंकि आप जब जीआईटी पढ़ रहे होंगे तो उस समय आप एब्डोमिनल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, जब हार्ट पढ़ रहे होंगे, जब लंग्स पढ़ेंगे तो आप थोरेसिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ का रीजन, हर एक चीज़ का मोमेंट आपको इसी लेक्चर से आपका बेस बन के तैयार होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। मैं आपको ऐसा गारंटी देता हूं कि आपको हर एक टर्मिनोलॉजी, हर एक कंसेप्ट आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी मूवमेंट, ज्वाइंट्स मतलब दो या दो से अधिक बोन एक जगह आपस में आकर के जुड़ते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में पूरा क्लियरली आपको ज्वाइंट दिख रहा है। यहाँ पे सुन है, यहाँ पे हैंड ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है और भी बहुत सारे ज्वाइंट है। जहां भी दो या दो से अधिक बोन आपस में जुड़ते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, उस चीज को हम लोग ज्वाइंट का नाम देते हैं। सेकंड, उसके बाद हम लोग का टर्मिनोलॉजी है फ्लेक्शन और होता है एक एक्सटेंशन। तो मैं इस चीज को एकदम से आपको एक सटीक और सिंपल वर्ड में बता देना चाहता हूं कि जब भी आप बॉडी के तरफ मूवमेंट करते हैं, बस पास में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को आप फ्लेक्शन कहेंगे। जैसा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे मैं ऐसा हाथ है मेरा और मैं इसको ऊपर ले आ रहा हूं, इस हाथ को मैं ऊपर मूवमेंट कर रहा हूं, तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, इस चीज़ को मैं फ्लेक्शन बोलूँगा। इस हाथ को मैं दूर ले जा रहा हूँ, ऐसे लेटरल मूवमेंट कर रहा हूँ, दूर अपने बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं एक्सटेंशन बोलूँगा। आप इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने हैंड को ऊपर अगर ले जाएंगे, चेस्ट के तरफ ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग फ्लेक्शन बोल रहे हैं। अपने नी को देखिए, यहाँ नी जब बेंड कर रहे हैं, आप ऊपर ले जा रहे हैं, बॉडी की तरफ ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को फ्लेक्शन कहेंगे। एक्सटेंशन में हम लोग बॉडी को दूर ले जाते हैं, जिसे यहाँ पे देखिए एल्बो जॉइंट पे दिखाया गया है एक्सटेंशन को। तो ऐसे बॉडी को ऐसे कर रहे हैं तो हमारा हाथ दूर जा रहा है, बॉडी से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने बॉडी की तरफ मूवमेंट कराते हैं तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं, और बॉडी से दूर मूवमेंट कराते हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। इसमें सैडल फ्लेक्शन होगा और सैडल एक्सटेंशन होगा, नी होगा, हर एक चीज़ का होगा। तो इस चीज़ को आप, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखते हैं एबडक्शन और एडक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। तो देखिए, लिम्ब को बॉडी से दूर ले जाना, यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा गया है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, इस चीज़ को जितना आप कॉम्प्लिकेट बनाइएगा ना, आपके लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लंबे लंबे टर्म को याद कर लेना, ये सब चीज़ें वो आपको और भी दिक्कतें करेगा।
लेकिन आप उसको अपने भाषा में, आप जिस लैंग्वेज में समझते हैं उस लैंग्वेज में समझिएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इस चीज़ को रियल लाइफ से अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़िए, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो एबडक्शन का मतलब क्या होता है? लिम्ब को बॉडी से दूर ले जाना, और एडक्शन का मतलब होता है लिम्ब को बॉडी के पास लाना। तो आप अभी फ्लेक्शन वगैरह पढ़ रहे थे और इसमें, तो इसमें आपको क्या अंतर होगा? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ऊपर नीचे ला रहे थे, ऐसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ एबडक्शन और एडक्शन में क्या होता है कि बॉडी से दूर ले जा रहे हैं। जैसे यहाँ लिम्ब है, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप डायग्राम से चीज़ों को समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे लिम्ब को बॉडी से दूर ले जाना, अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एबडक्शन, और पास में लाना तो एडक्शन। यहाँ पे देखिए ये बॉडी को पास में ला रहा है, या देख रहिए हाथ है, यहाँ शोल्डर से मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ देखिए इस बॉडी के पास में हाथ को ला रहा है तो इसको बोलेंगे एडक्शन, और यह हाथ को दूर ले जा रहा है अपने हैंड को तो इसको बोलेंगे एबडक्शन। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए रोटेशन, एनी मोमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट लॉन्ग एक्सिस, अपने एक्सिस के अलॉन्ग जो भी रोटेशन होता है उसको हम लोग, जो भी बॉडी का मतलब ऐसे घुमाव होता है तो उसको हम लोग रोटेशन कह सकते हैं। तो एक हो दो, देखिए दो तरह का रोटेशन होता है, एक होता है मीडियल रोटेशन और एक होता है लेटरल रोटेशन। तो मूवमेंट टुवर्ड मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन, और जो मिड लाइन से अवे जो होता है, अवे उसका रोटेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लेटरल रोटेशन। अब देखिए सरकमडक्शन क्या होता है? सरकमडक्शन होता है ना कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इसके पूरे सीक्वेंस के मोमेंट को ही हम लोग सरकमडक्शन बोलते हैं। यह देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर ये हैंड का मूवमेंट हो रहा है तो ये हैंड इधर जा रहा है, तो यह अगर हैंड इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एबडक्शन, और ये अंदर अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है? एडक्शन। अभी जब चल रहा है तो जब हाथ का मूवमेंट हो रहा होगा यहाँ शोल्डर के जॉइंट से, तो ही अप एंड डाउन दोनों तरफ जा रहा होगा, तो जब अप जा रहा होगा या जब पास में आ रहा होगा तो वहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हो रहा है। तो इसके पूरे कॉम्बिनेशन को सीक्वेंस वाइज जो हो रहा है उसी को हम लोग सरकमडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, उससे हमको क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, और मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ उसके लिए। तो आप जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ वैसे आप भी मेरा हेल्प कीजिए। नेक्स्ट टर्म है प्रोनेशन। क्या होता है? तो आइए हम लोग प्रोनेशन के बारे में समझते हैं। तो एक खुद देखिए दो चीज़ें, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, चीज़ों को कंपैरिजन करके पढ़िए। हालांकि रियल लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ कंपैरिजन के साथ पढ़िए। दो चीज़ों को, दो वर्ड को कंपैरिजन के साथ पढ़िएगा ना तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा उस चीज़ को। तो देखिए प्रोनेशन और सुपाइनेशन दोनों को आप दोनों को एक रिलेट करके पढ़िए। देखिए मैं कल सुपाइन पोजीशन भी आपको बताया था, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि दोनों का मतलब क्या होता है, सुपाइन का मतलब क्या होता है और प्रोन का मतलब क्या होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो सेम उसी से है, यहाँ प्रोनेशन का मतलब होता है जिसे हम लोग हाथ है इसे इसे कल मैं बताया था आपको। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार कि कल का लेक्चर देख के आइए। कल का लेक्चर इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ नो एकदम से कनेक्टेड है, आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं कल एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोगों को बता रहा था, तो उस समय बताया था जिसे हम लोग को ऐसे करना है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये हाथ है ना, जो ऐसे हाथ है जो एकदम सीधा रहता है, ऐसे पाम आगे की तरफ रहता है, जो अपना आई होता है एकदम फॉरवर्ड दिशा में होता है, तो ऐसे रहता है सेम। मुझे खड़ा होना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए, लेकिन जब हम लोग को कोई चीज़ पिक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं हाथ को। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा स्टाइलस रखा हुआ है यहाँ पे, तो हमको यहाँ से उठाना है ऐसे, तो ऐसे उठाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे। सॉरी, एनाटॉमिकल पोजीशन में हम इसको नहीं उठा सकते हैं, हमको क्या करना, मोड़ना ही पड़ेगा। चाहे हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसे थोड़ी खाएंगे, ऐसे थाली रखा हुआ तो हम लोग ऐसे थोड़ी खाना खाएंगे, हमको ऐसे पहले अपने हाथ को मूवमेंट करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग ये मोमेंट आप देख रहे हैं, ऐसे मोमेंट जब हम करते हैं तो इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं।
और सुपाइनेशन में देखिए हमारा यहाँ पे देखिए प्रोनेशन में हमारा जो अल्ना और रेडियस है ये दोनों यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों क्रॉस हो रहा है। लेकिन जब सुपाइनेशन जब हम लोग में है तो इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में ही है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है। तो प्रोट्रैक्शन मतलब होता है आगे की तरफ झुकना और रिट्रैक्शन मतलब होता है पीछे की तरफ में झुकना। तो इस दोनों टर्मिनोलॉजी को कंपैरिजन करके आप पढ़िए। मैं बोला ना कि हर एक वर्ड को कंपेयर कीजिए और उसको पढ़िए, इससे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने में हेल्प होता है। अब एक है इन्वर्जन और एक है इवर्जन। ये बिल्कुल सिंपल है। अपने पैर को देखिए अंदर की तरफ मोड़िएगा तो इन्वर्जन, और पैर को बाहर की तरफ मोड़िएगा तो इवर्जन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टेक्निक एग्जामिन करने के कौन कौन से टेक्निक होते हैं सरफेस एनाटॉमी में। तो एक होता है इंस्पेक्शन, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, उसके एनाटॉमिकल चीज़ों को एनालिसिस करना, सरफेस एनाटॉमी को जो आपको दिख रहा है बस उसी का एनालिसिस करना, और बिल्कुल ध्यान से एकदम टकटकी लगा के देखना जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पेक्शन। फिर आता है, इसमें क्या होता है कि हम देखिए अब कोई पेशेंट हमको आया तो हम पहले क्या करेंगे, उसको देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे उसका पूरा टकटकी से, वो क्या बोल रहा है हम लोग को उतना ध्यान नहीं देना है। हम पहले उसको देखेंगे, वो जो बोल रहा है उसके साथ साथ हमको उसको देखना है, क्योंकि आपका मेनली टारगेट क्या है कि पेशेंट को ठीक करना, उसके समस्याओं को समझना है। तो पहले उसका इंस्पेक्शन करेंगे, हम लोग देख रहे हैं। फिर उसका हम लोग पल्स देखेंगे। तो पल्स देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए पल्स चेक कर रहा है तो पल्स देख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से करेंगे परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसको थपथपा के, इसे देखिएगा ना पीठ पे ऐसे बोलता है कुछ, तो पेशेंट को ऐसे डॉक्टर थप मार के उसको देखता है कि कोई दिक्कत है, कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ। फोर्थ पे अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मतलब ये तो सबको जानता होगा, सबने देखा भी होगा। इसमें क्या करते हैं हम, लिसनिंग साउंड को लिसन करते हैं। कैसे, तो स्टेथोस्कोप से। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब या आपके पास भी होंगे, तो उससे अस्कल्टेट करना, उसको सुनना साउंड को, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्कल्टेशन। ये देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी, आपको लग रहा होगा कि ये सब तो हमको पता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार याद करना है। हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक चीज़ जो भी सिलेबस में उस चीज़ को आप तक पहुँचाना, और आपके एग्जाम में जो आ सके उसके लिए हेल्प करना। अब बॉडी ऑर्गन जो है कंटेन 4 टाइप्स ऑफ कैविटी। अब हम लोग का टाइप कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, बॉडी में कौन कौन से कैविटी होते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बॉडी में मेनली 4 टाइप की कैविटी पाई जाती है। तो बॉडी में कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है, तो देखिए क्रेनियल कैविटी होता है, थोरेसिक कैविटी होता है, एक एब्डोमिनल कैविटी होता है, और पेल्विक कैविटी होता है। अब एक एक करके इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो कैविटीज ऑफ बॉडी देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको डायग्राम में हर एक चीज़ दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्रेनियल कैविटी है, आपको क्रेनियल कैविटी विजुअल है। यह थोरेसिक कैविटी है। ये चीज़ें कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा, हर एक चीज़। थोड़ा सा पेशेंस में रखिए और वीडियो में बने रहिए। देखिए ये प्लूरल कैविटी है, यह एब्डोमिनल कैविटी है, और यह पेल्विक कैविटी है। ठीक है, अब देखिए इन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा है क्रेनियल कैविटी, कि क्रेनियल कैविटी कौन कौन सा होता है। तो जो स्पेस इनसाइड स्कल्स होता है उसी को, जो लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन में, उसको हम लोग क्रेनियल कैविटी कहते हैं। तो देखिए ये कितने बोन से, क्रेनियल बोन कितने होते हैं, तो 8 होते हैं क्रेनियल बोन। ठीक है, मेनिंजेस बोला जाता है ब्रेन के कवरिंग को। अब देखिए क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन। जो हमारे ब्रेन में जो कैविटी पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम कैविटी बोलते हैं। और क्रेनियम जो बोन है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमारा स्केल तो क्रेनियम कंसिस्ट 8 बोन। उसमें कौन कौन सा होता है, तो एक फ्रंटल होता है, 2 पैराइटल होते हैं, एक ओसिपिटल होता है, 2 टेम्पोरल होता है, एक स्फिनोइड बोन होता है, और एक इथमोइड बोन होता है। अब आइए इन सब बोन को देखते हैं कि कौन कहाँ होता है। तो देखिए हमारे आई के पास एक जो होता है इथमोइड होता है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये स्फिनोइड हो गया, ये फ्रंटल बोन हो गया, यह पैराइटल बोन होगा, यहाँ पे पैराइटल बोन हो गया, और यहाँ पे हमारा टेम्पोरल 2 होता है, पैराइटल 2 होता है। इन चीज़ को आपको याद करना है
क्योंकि जब आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जाएगा वहाँ आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। वहाँ पे अगर आप यहाँ याद करते हैं तो वहाँ आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। और पीछे जो हमारा एक ओसिपिटल बोन होता है। अब आइए देखते हैं कंटेंट ऑफ क्रेनियम कैविटी, मतलब क्रेनियल कैविटी में क्या क्या सा होता है, कौन कौन सी चीज़ें होता है। तो ब्रेन जो होता है इट्स कवरिंग मेनिंजेस कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाहर वाले लेयर को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, बीच वाले लेयर को एरिकनॉइड मैटर बोलते हैं, और सबसे इनर मोस्ट जो होता है उसको पाया मैटर बोलते हैं। ये सब मिलके ब्रेन के क्रेनियल कैविटी को इनक्लोज करता है। अब क्रेनियल कैविटी में क्या क्या होता है, तो क्रेनियल कैविटी में आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं और वेनस साइनसेस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेकंड हमारा कैविटी है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो थोरेसिक कैविटी इज वन ऑफ द मेजर कैविटी ऑफ द बॉडी। इसको मेजर कैविटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में मेनली ऑर्गन्स इसी कैविटी में पाया जाता है। अब देखिए इसका बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होता है। तो एंटेरियर मतलब आगे, एंटेरियर मतलब होता है आगे, तो आगे हमारा स्टर्नम है। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मतलब पीछे, पीछे क्या होता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ रिब्स। और सुपेरियर क्या होता है, सुपेरियर रूट ऑफ नेक, और इन्फीरियर डायफ्राम होता है। तो थोरेसिक कैविटी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बेस ऑफ, इसको आप सिंपल वर्ड में याद रखिए, बेस ऑफ नेक से लेकर डायफ्राम तक, डायफ्राम तक के रीजन को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। अब देखते हैं थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से कंटेंट है, क्या क्या सा रहता है। तो सबसे पहले ट्रेकिया रहता है, ब्रोंकाई एंड लंग्स रहते हैं, हार्ट रहता है, ऑर्टा रहता है, सुपेरियर इन्फीरियर वेना कवा, इसोफेगस, लिम्फ वेसल और नर्व्स। ये सब कहाँ पाया जाता है, तो ये सब पाया जाता है थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब हमारा आया एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी देखिए ये लार्जेस्ट कैविटी है, सबसे बड़ी कैविटी पाया जाता है, और इसमें हमारा जीआईटी होता है। तो ये कहाँ से कहाँ होता है, तो डायफ्राम से लेकर जो पेल्विक कैविटी है उसके वहाँ तक के पार्ट को, पेल्विक कैविटी से ऊपर अपर वाला पार्ट तक को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो डायफ्राम से पेल्विक कैविटी के अपर मोस्ट पार्ट तक को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। जो एब्डोमिनल कैविटी है हमारा वो 9 रीजन में डिवाइडेड है। राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ऑम्बिलिकल रीजन, राइट एंड लेफ्ट लंबर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट एंड लेफ्ट इंग्विनल रीजन। अब इस रीजन्स को समझिए और देखिए क्योंकि यह रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए 9 रीजन में है, यहाँ आपको क्लियरली विजिबल होगा 9 रीजन। यहाँ पे हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ईपीगैस्ट्रियम है, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर एंड अम्बिलिकल रीजन, और यहाँ पे राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रियम। तो इस रीजन्स को आपको याद रखना है। फिलहाल तो इस रीजन को याद रखना है, जब आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो आपको इन रीजन में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। अब बाउंड्रीज ऑफ एब्डोमिनल कैविटी देखिए, तो सुपीरियर में अभी जैसा मैंने बताया डायफ्राम है, इन्फीरियर में आपको पेल्विक कैविटी है, इंटीरियर आगे एब्डोमिनल वाल है, पोस्टीरियर पीछे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा है हमारा, लेटरल में एब्डोमिनल मसल्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इन सब बेसिक टर्मिनोलॉजी को तो आपको याद रखना पड़ेगा, इस बेसिक चीज़ को आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्टमक रहता है, ए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब हमारा थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नहीं इसको फोर्थ होना चाहिए, यहाँ गलती से टाइप हो गया है थर्ड। तो पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है हमारा,
तो पेल्विक कैविटी जो होता है एक्सटेंडेड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बाउंड्री ऑफ पेल्विक कैविटी, तो सुपीरियर तो हमने बताया कि एब्डोमिनल कैविटी जहाँ से ख़त्म होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है। इन्फीरियरली में पेल्विक फ्लोर है, एंटीरियर प्यूबिस बोन्स है, पोस्टीरियर सैक्रम एंड कॉकिक्स है और लेटरल हिप बोन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से हमारे मेनली ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसमें यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर भी पाया जाता है, यूरेथ्रा, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, कोलोन इंक्लूडिंग रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें हमारा कहाँ पाया जाता है, तो पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को पेल्विक रीजन में पाया जाता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, नोट्स चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं जिसका नाम भी आलोक एकेडमी ही है। आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और आपने इस लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर्स में। बाकी आपको जो भी लिखना है इस लेक्चर्स के बारे में, आपकी जो भी राय है कृपया नीचे ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं हर एक का एक मैसेज पढ़ता हूँ और आपके जो भी डाउट है वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।